नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि इस चैनल पर हमने पिछले व्याख्यान से प्रारंभ किया था सामान्य अध्ययन का खंड इतिहास। इतिहास का जो ये सामान्य अध्ययन का खंड है, इसमें हमने एक इंट्रोडक्टरी जो व्याख्यान था वह हमने प्रारंभ किया था। आज हम उसके आगे का जो व्याख्यान है वो हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमने ये समझा था कि इतिहास क्या है। उसमें हमने जाना कि इतिहास एक ग्रंथ है जो अतीत में घटित हुई घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देता है, जो बताता है कि पास्ट में जो हमारे अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं वो क्या है। अर्थात अतीत में घटित हुई घटनाओं के को ही हम इतिहास कहते हैं। ये हमने इसको इतिहास को परिभाषित हमने कर लिया था और ये भी जाना था कि क्या हम सभी घटनाओं को इतिहास में जो घटनाएं घटित होती है क्या हम सभी घटनाओं को इतिहास कहते हैं। तो इसका हमारे पास उत्तर हमने दिया था कि नहीं, क्योंकि हम उन्हीं घटनाओं को इतिहास कहेंगे कि जो अतीत में घटनाएं घटित हुई हैं वह निश्चित तौर पर घटित हुई हैं और जिनके होने के हमारे पास में यानी प्रमाण हैं, स्रोत हैं, उन्हीं को हम इतिहास कहेंगे। तो इसके साथ ही हमने हमारे इतिहास का जो विभाजन है इतिहासकारों के द्वारा अध्ययन के लिए किया गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हमने प्राचीन भारत का इतिहास हमने इसमें प्रारंभ किया है। तो आज हम जानेंगे, जैसा कि अपन ने इतिहास की परिभाषा में ये समझा था कि हम उन्हीं घटनाओं को इतिहास कहेंगे कि जिनके घटित होने के हमारे पास प्रमाण हैं, अर्थात सोर्स हैं, स्रोत हैं, उन्हें ही हम इतिहास कहेंगे। तो अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को हमने दो भागों में विभाजित किया है। पहला हमारे पास में है साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा हमारे पास में है पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब साहित्यिक स्रोत जो है हमारे पास में है, साहित्यिक स्रोत यानी जो हमारे पास में लिखित रूप में प्राप्त है, अर्थात जो किसी भी रूप में लिखित हैं, चाहे वह एक ग्रंथ के रूप में हो, चाहे पुस्तकों के रूप में हो, यानी या फिर वो साहित्य के रूप में हो। इस प्रकार जो लिखित रूप में हमारे पास में है उससे ही हम क्या कहेंगे, साहित्यिक स्रोत कहेंगे। अब इसका साहित्यिक स्रोत जो है लिटरेरी सोर्सेज है, इनको भी आगे चलकर तीन भागों में विभाजित किया जाता है ताकि उनका अध्ययन हम अच्छी तरह से कर सकें। तो साहित्यिक स्रोतों को तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला है धार्मिक स्रोत, दूसरा है गैर धार्मिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। धार्मिक मतलब रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज और गैर धार्मिक यानी नॉन रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज और तीसरा हमारे पास जो है विदेशी यात्रियों का विवरण यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स। तो इस प्रकार जो हमारे पास ये है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक स्रोतों की जैसे हमने बात की, तो धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं, उसमें हम हमारे जैसे रामायण, महाभारत और हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेद, इसके साथ साथ में ही हमारे पास में धर्मशास्त्र हैं, पुराण हैं हमारे, इन सबको हम इसमें शामिल करते हैं। और गैर धार्मिक स्रोत वो लिखित साहित्य है जिनका आधार धार्मिक साहित्य में होकर, यानी जो है तो साहित्यिक रूप में, लेकिन जैसे हमारे पास चाणक्य का अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका है और पतंजलि का महाभाष्य है, मुद्रा राक्षस है और विष्णु शर्मा का जो हमारे पास में पंचतंत्र है। तो जो ये है तो ये लिखित रूप में, लेकिन ये धार्मिक नहीं है। अर्थात जो ये जो ग्रंथ हैं इनसे हमें हमारे इतिहास को संबंधित
समय संबद्ध समय को जानने का सोर्स है। इससे हमें तत्कालीन समय की, उस समय की हमें राजनीतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन हमें इनमें मिलता है। अर्थात पहले हमारे पास थे धार्मिक स्रोत और दूसरे हमारे पास में हुए गैर धार्मिक स्रोत। तीसरा हमारे पास में आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। हमारे देश में प्राचीन समय से ही विदेशी यात्री हैं, यानी जो विदेशी लोग हैं वह भारत में भ्रमण के लिए आया करते थे। वो जिज्ञासावश यहाँ के बारे में जानने के लिए आते थे। यहाँ उन्होंने ठहराव किया, वो यहाँ रुके और उसके बाद में वो जब अपने देश को वापस गए तो वहाँ उन्होंने जाकर हमारे भारत के बारे में लिखा। तो जो विदेशी यात्रियों का विवरण है उनसे भी हमें हमारे भारत के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि हम बात करें कि हर्षवर्धन के शासनकाल में हमारे भारत में वैनसांग आए, इसके बाद इत्सिंग और फाइयान, जो विदेशी यात्री थे, तो ये विदेशी यात्री हमारे देश में आए और यहाँ रुके और यहाँ की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद में जब वो गए तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे। तो उनसे हमें क्या है कि हमारे इतिहास को जानने का, उनके द्वारा हम हमारे इतिहास को अच्छी तरह जानते हैं। इस प्रकार जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वह हमारे पास 3 प्रकार के हो गए: धार्मिक, गैर धार्मिक और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत या विवरण। इसके अलावा जो इतिहास को, हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों को हमने 2 भागों में किया। एक हमारे पास में हो गए साहित्यिक स्रोत, दूसरा हमारे पास में है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इनमें हम शामिल कर सकते हैं, हमारे पास में अवशेष हैं यानी फोसिल्स, अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस, स्मारक एवं भवन यानी मोन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स, और इसके बाद में है मूर्तियां जो स्टेच्यूज हैं, और सिक्के एवं मुद्राएं। ये हमारे क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाते हैं। इनमें क्या है कि जैसे अवशेष हैं, अवशेष तो जैसे हमारे भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता और जो वैदिक सभ्यता है, इनके बारे में, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, बेसिकली जो मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता है, उसको जानने का हमारे पास में जो सोर्सेज है वह केवल ओनली अवशेष हैं यानी फोसिल्स हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम अवशेषों से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे पुरातात्विक स्रोत हो गए। इसी प्रकार जो अभिलेख हैं, हमारे भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वह अशोक के अभिलेख हैं। तो अशोक के अभिलेखों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में किया गया। तो इन अभिलेखों से हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि इन अभिलेखों का जब इनको पढ़ा नहीं गया था तो इससे पहले हमारे पास में हमारी जानकारी थी वह एक अलग प्रकार की थी, क्योंकि हम ये मानते थे कि अशोक है वह एक श्रीलंका का शासक है और वह भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आया था। लेकिन जैसे ही जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों का अध्ययन किया तो उसके द्वारा अभिलेखों से हमने ये पाया कि जो अशोक था वह भारत का ही शासक था और उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। यानी कि अभिलेखों के अध्ययन से, जब अभिलेखों का अध्ययन हो गया तो जो हमारी धारणा थी वह पूर्ण रूप से बदल चुकी थी, क्योंकि पहले हम अशोक को श्रीलंका का शासक मानते थे, लेकिन अभिलेखों के अध्ययन से हमें यह जानकारी मिली। इस प्रकार अभिलेख भी क्या है, हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर आते हैं हमारे पास स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन क्या है कि ये जो हमारे प्राचीन समय में शासकों के द्वारा मंदिर बनाए गए और उसके अलावा जो उनके महल वगैरह हैं उनसे भी हमें
उस समय की इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि किस मंदिर वगैरह हैं, जैसे दशावतार का मंदिर है, हमारे पास में स्मारक हैं, जैसे सांची का स्तूप है। तो इनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से जो मूर्तियां हैं, मूर्तिकला का विकास कब हुआ, मूर्तिकला के विकास में इसी प्रकार जो मूर्तियां हैं वह भी हमारे पुरातात्विक स्रोत होते हैं, क्योंकि जो मूर्तियां हैं, स्टेच्यूज हैं, उनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। क्योंकि जो मूर्तियां थी, मूर्तियों से हमें उसके द्वारा उस समय में जो जनसाधारण की जो अभिव्यक्ति है, उनके जीवन की झलक वो हमें मिलती है। इसके साथ साथ में धर्म और आध्यात्मिकता की भी हमें इससे ज्ञान होता है। तो मूर्तियां जो स्टेच्यूज थी, उनसे हमारे को इतिहास को जानने के लिए भी हमारे स्रोत हैं कि कुषाण काल में जो सबसे पहले मूर्तियां बनी, तो उन मूर्तियों से हमें बुद्ध की मूर्तियों की, हमारी जो मूर्तिकला की जो शैलियां हैं, उन शैलियों के बारे में हमें ज्ञान होता है कि उन पे कौन सी हमारी किन कलाओं पे हमारे बाहरी विदेशों का प्रभाव था और कौन सी हमारे स्वदेशी थी। इसी प्रकार सिक्के एवं मुद्राएं, सिक्के एवं मुद्राएं हैं, यह भी इतिहास को जानने के हमारे पुरातात्विक स्रोत होते हैं। क्योंकि जो भी शासक थे, उन्होंने अपने शासनकाल में अपने अपने सिक्के ढलवाए, अपने अपने सिक्के बनवाए, और उन सिक्कों पे मतलब वो लिखवाया करते थे, अपनी तिथियां होती थी, जैसे मुहरे हैं, मुद्राएं मुद्राएं उन मुद्राओं पे मतलब तिथियां भी अंकित होती थी, और उनसे हमें इतिहास का जो खंड है, काल है, उसको निर्धारण में हमें सहायता मिलती है। और सिक्कों से हर शासक अपने सिक्के बनवाता था, तो उन सिक्कों से हमें उस शासक की या उस शासन की हमारे को यह भी जानकारी मिलती है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी और किस प्रकार की वहाँ पे व्यवस्था थी, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। इस प्रकार जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं, उनमें हम अवशेष, अभिलेख, स्मारक एवं भवन, मूर्तियां और सिक्के एवं मुद्राएं, इन सभी को हम शामिल करते हैं। इस प्रकार जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं, उनका हमने मोटे रूप से दो भागों में विभाजन किया। पहले हमारे पास में हो गए साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज, दूसरा हमारे पास में हो गए पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और जो हमारे पास में लिटरेरी सोर्सेज हैं, लिखित स्रोत हैं, उनका हमने तीन भागों में विभाजन किया। पहला हमारे पास में धार्मिक साहित्यिक स्रोत, दूसरा हमारे पास में गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत, और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। इसी प्रकार जो हमारे पास में है पुरातात्विक स्रोत हैं, उनका विभाजन भी हमने अलग अलग प्रकार से किया, जिसमें हम शामिल करते हैं अवशेष हैं, अभिलेख हैं, स्मारक एवं भवन हैं, मूर्तियां हैं और सिक्के एवं मुद्राएं। अब इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे इन जो साहित्यिक स्रोत हैं, इनका हम अलग अलग से विभाजन करेंगे कि धार्मिक स्रोत में कौन किन किन को शामिल किया जाता है और गैर धार्मिक स्रोत हैं उनमें क्या क्या है, और विदेशी यात्रियों का विवरण है। हम विदेशी यात्रियों को भी हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे ताकि हमारे परीक्षा के दृष्टि से और हमारे अध्ययन के लिए उपयोगी हों। जो हमारे पास में साहित्यिक स्रोत जो हैं, उन साहित्यिक स्रोतों को हमने तीन भागों में विभाजित किया था। पहला हमारे पास में था धार्मिक स्रोत, दूसरा हमारे पास गैर धार्मिक स्रोत, और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। तो ये धार्मिक स्रोतों साहित्यिक स्रोत हैं, तो ये इसमें हम यहाँ ले रहे हैं धार्मिक स्रोत, साहित्य के धार्मिक स्रोत। और धार्मिक जो साहित्य है उसमें हम शामिल करते हैं ब्राह्मण साहित्य को, बौद्ध साहित्य को और जैन साहित्य को। तो ब्राह्मण साहित्य में हमारे चारों वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद, वेदांग सूत्र, महाकाव्य, इसमें रामायण और महाभारत है, हमारे धर्मशास्त्र हैं, स्मृतियां हैं और पुराण। इन सभी को हम ब्राह्मण साहित्य में शामिल करते हैं। इसी प्रकार जो हमारे बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य भी हमारा धार्मिक स्रोतों का ही, धार्मिक सोर्सेज का ही एक भाग है। तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं, तो बौद्ध ग्रंथों को हम पिटक कहते हैं, और जो बौद्ध
पिटक हैं, ये 3 पिटक हैं बौद्ध ग्रंथों के। तो 3 पिटकों में सबसे पहला है सुत्त पिटक, फिर है विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जो सुत्त पिटक है उसमें जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक में आती है। इसी प्रकार जो विनय पिटक है, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम क्या क्या हैं वो इसमें दिए हुए हैं। इसी प्रकार अभिधम्म पिटक है, उसमें दार्शनिक सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन वो किया गया है अभिधम्म पिटक में। और अभिधम्म पिटक से ही हमें यह भी जानकारी मिलती है कि जो अशोक के समकालीन जो बौद्ध भिक्षुक थे उनके बारे में भी इसमें अभिधम्म पिटक में जानकारी दी गई है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य है, तो बौद्ध साहित्य में मिलिंद हो, बुद्ध चरित्र, दिव्यावदान आदि हैं, ये बौद्ध साहित्य का ही भाग हैं, यानी ये भी बौद्ध साहित्य में ही शामिल किए जाते हैं। हमारा जो बौद्ध साहित्य है इसका जो पाली भाषा में इसकी रचना हुई है, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। इसी प्रकार अब हमारे पास में आता है हमारे जो साहित्यिक स्रोतों में, जो धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं उनमें जैन साहित्य को हम शामिल करते हैं। तो जैन साहित्य जिस प्रकार हमने बौद्ध ग्रंथों को पिटक कहा जाता है, उसी प्रकार जो जैन ग्रंथ होते हैं उनको आगम कहते हैं। अब और जो जैनों के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ उसका नाम है पूर्व ग्रंथ। और जो जैन धर्म के बारे में जो सबसे प्रारंभिक जानकारी और जो इतिहास की जानकारी मिलती है, प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है, वह कल्पसूत्र के द्वारा मिलती है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। भद्रबाहु ने जिसकी रचना की थी, ये हमारे पास में कल्पसूत्र है। इसके अतिरिक्त जो जैन साहित्य है उसी में परिशिष्ट पर्वन है और आचरण सूत्र है, भगवती सूत्र है, इनको भी हम जैन साहित्य में ही शामिल करते हैं। जिस प्रकार से बौद्ध साहित्य की रचना पाली भाषा में हुई, उसी प्रकार जो जैन साहित्य है वह लिखा गया है, वह रचा गया है आपकी प्राकृत भाषा में। ये जैन साहित्य किसमें है? प्राकृत भाषा में। प्राकृत और संस्कृत भाषा में जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिलता है। इस प्रकार साहित्यिक जो स्रोत हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं, उसमें जो रिलीजियस सोर्सेज हैं उनमें हम ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्य को शामिल करते हैं। अब हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों में ही गैर धार्मिक स्रोत। अब हम उन साहित्यिक स्रोतों की, उन लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं जो हैं तो साहित्यिक यानी लिटरेरी, लेकिन जो कौन से हैं? गैर धार्मिक स्रोत हैं। जो गैर धार्मिक स्रोत हैं उनमें मुख्य रूप से ये इन ग्रंथों को हम शामिल करते हैं। चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, जो ये अर्थशास्त्र है ये भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है जो चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के बारे में हमारे को जानकारी देता है। इसी प्रकार इंडिका जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई और उसमें भी हमें मौर्य युग के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। और महाभाष्य है जो पतंजलि के द्वारा लिखा गया, और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा, अष्टाध्यायी जो है पाणिनि और अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास के द्वारा जिसकी रचना की गई। तो राजतरंगिणी जो कल्हण के द्वारा लिखी गई। तो ये राजतरंगिणी जो ग्रंथ है यह मतलब संस्कृत साहित्य में इसकी रचना हुई थी, और ये मतलब ऐतिहासिक घटनाओं को मतलब क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का ये प्रथम प्रयास था। इसमें मतलब ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है, यानी कि मतलब आदिकाल से लेकर 1151 तक की जो ईस्वी है उसके मतलब प्रारंभ के कश्मीर के शासकों के बारे में उसमें क्रम से इसमें लिखा गया है। इस प्रकार जो ये साहित्यिक स्रोत हैं ये मतलब गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत हैं और जिनसे हमारे को हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार बुद्ध चरित्र अशोक घोष के द्वारा इसकी रचना की गई, हर्ष चरित्र बाणभट्ट के द्वारा, और पृथ्वीराज विजय है
ये जयानक के द्वारा लिखी गई। तो ये जो है ये मतलब ऐतिहासिक जीवनियाँ हैं, इनको हम ऐतिहासिक जीवनियाँ, ऐतिहासिक जीवनियाँ हैं। इनसे भी हमारे को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो गैर धार्मिक सोर्सेज में हमारे पास में वो लिखित साहित्य आता है जब जिसका संबंध जो मतलब धार्मिक नहीं है लेकिन वो लिखित है। तो ये हमारे पास ग्रंथ हैं, इनसे हमारे को हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं अगला जो हमने विभाजन किया था, साहित्यिक, गैर साहित्यिक, और अब हम करते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों में हम शामिल करते हैं, विदेशी यात्रियों को समझने के लिए हम इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आते हैं यूनानी यात्री, फिर चीनी यात्री और फिर मुस्लिम यात्री। यूनानी यात्री यानी ग्रीक ट्रेवलर्स यानी यूनानी यात्रियों में हमारे पास में टेसियस, हेरोडोटस, जिसे हम हेरोडोटस जिनको हम इतिहास का पिता भी कहते हैं, तो ये नियार्कस, ओनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस और डाइमेकस, ये सभी यूनानी यात्री थे जो भारत में आए और यहाँ आने के बाद जब अपने देश को वापस गए तो इनके द्वारा जो वृत्तांत लिखे गए वह हमारे पास में यूनानी यात्रियों का विवरण है, उसमें आता है। तो यहाँ पे जो ये नियार्कस, ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस हैं, ये सिकंदर महान के साथ में भारत आए थे, सिकंदर के साथ में आए थे। और डाइमेकस है जो सिकंदर के बाद में आया था और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। इस प्रकार ये हमारे पास में हो गए यूनानी यात्री। इसी प्रकार जो चीनी यात्री हैं, चीनी यात्री जो थे, चीनी यात्रियों ने जो भारत की यात्रा की वो क्या बौद्ध मतानुयायी थे, यानी वो बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे और वो बौद्ध जो तीर्थ हमारे यहाँ हैं, बौद्ध तीर्थ के स्थानों की उन्होंने यात्रा की और यहाँ पे बौद्ध धर्म के विषय में उन्होंने बहुत कुछ जानकारियाँ लिखी। इसके साथ साथ में इन्होंने अन्य बातों को भी अपने वृत्तांतों में इन्होंने लिखा है। तो जो चीनी यात्री थे उनमें हम फाहियान, वैनसांग, इत्सिंग और सुंगयुंग, इनको हम शामिल करते हैं। जो फाहियान है ये 5वीं सदी में आए थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में उन्होंने भारत की यात्रा की थी। और वैनसांग है जो आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे 7वीं सदी में, और इनके द्वारा जो अपनी एक ग्रंथ लिखा गया सियुकी, जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जो इत्सिंग है, इत्सिंग भी 7वीं सदी के अंत में आए थे। इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अध्ययन किया और इनके बारे में अपने जो वृत्तांत है उनमें लिखा। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने समय का जो भारत था उसके बारे में भी इत्सिंग ने लिखा है। इसी प्रकार चीनी यात्रियों में सुंगयुंग है। अब हम बात करते हैं मुस्लिम ट्रेवलर्स यानी मुस्लिम यात्री। तो मुस्लिम यात्री थे, इनमें जो आने वाले थे प्रमुख, उनमें अल-बरूनी, अल-मसूदी, फिरदौसी और इब्न बतूता हैं। तो ये अल-बरूनी, अल-मसूदी ये क्या है, ये मुस्लिम ट्रेवलर्स थे। इनमें इब्न बतूता जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीका से मोरक्को का था, जो यहाँ भारत आया और इसने ये जो एक ग्रंथ लिखा रहला यानी सफरनामा, उससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार फिरदौसी के द्वारा लिखा गया शाहनामा। तो ये हमारे पास में क्या है, विदेशी यात्रियों का विवरण है। यानी कि जो हमने जो सोर्सेज का हमने जो विभाजन किया था, लिटरेरी सोर्सेज का यानी जो लिखित से साहित्यिक स्रोत हैं उनका विभाजन हमने 3 भागों में किया था। पहला हमारे पास में था धार्मिक, दूसरा हमारे पास में गैर धार्मिक और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों का विवरण ये हमने समझ लिया। इस प्रकार से हम साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेज को, जो प्राचीन भारत को जानने के लिटरेरी सोर्सेज हैं, उनका हमने अध्ययन कर लिया। अब हम अध्ययन करेंगे हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं यानी पुरातात्विक स्रोत, उनके बारे में हम जानेंगे। जब पुरातात्विक स्रोतों की हम बात करते हैं तो पुरातात्विक स्रोतों में हमने शामिल किया था अवशेष, अभिलेख, स्मारक एवं भवन, मूर्तियाँ और हमारे सिक्के एवं मुद्राएं।
तो ये हमारे पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। सबसे पहले हम अभिलेख लेते हैं। जो अवशेष थे, अवशेष से हमारे को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मुख्य रूप से जानकारी मिलती है। अभिलेख हैं तो अभिलेख क्या है कि प्राचीन भारत को जानने के, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का एक मुख्य स्रोत है, क्योंकि इन जो ये अभिलेख पुराने प्राचीन भारत के हैं वो हमारे को शिलाओं पे या स्तंभों पे, ताम्रपत्रों पे या फिर मतलब दीवारों पे और प्रतिमाओं पे उत्कीर्ण हमारे को ये अभिलेख मिलते हैं। भारत में जो सबसे पहले प्राचीन अभिलेख मिलते हैं वो अशोक के अभिलेख हैं, जो 300 ईसा पूर्व के अभिलेख हैं, और इनको पढ़ने का कार्य जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में किया था। अशोक के अभिलेखों में 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख महत्वपूर्ण हैं, और इसके साथ और भी अभिलेख हैं। और अशोक के जो अभिलेख हैं वो हमारे को 4 भाषाओं में मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और आरमाइक। तो इन लिपियों में अशोक के अभिलेख हैं। इसी प्रकार हम लेते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख, जो हमारे को खारवेल के शासन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और जूनागढ़ अभिलेख है, ये शक वंश के शासक रुद्रदामन का अभिलेख है, जो भारत का संस्कृत में लिखा हुआ सबसे पहला और यह सबसे लंबा अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। इसी प्रकार जो मंदसौर अभिलेख है, जो मालवा के शासक यशोधर्मन हैं उनके बारे में जानकारी देता है, और इसमें विशेष रूप से इसके अंतर्गत सैनिक उपलब्धियां जो उनकी थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जो है हमारे को ऐहोल अभिलेख जो बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय है उसके द्वारा लिखा गया है। इसमें हमारे को हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में हमारे को विवरण मिलता है, और यही एकमात्र शासक था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और इसी अभिलेख में हमें महाभारत के बारे में भी काल के बारे में इसमें दिया मिलता है। इसी प्रकार जो मेहरौली स्तंभ लेख है वह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमारे को जानकारी देता है। और एरन अभिलेख है, ये भानुगुप्त के द्वारा लिखा गया वो अभिलेख है। इसी में हमारे को सबसे पहले सती प्रथा के बारे में, सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख इसी के अंदर हुआ है। इस प्रकार जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें हम अभिलेखों को शामिल करते हैं, और अभिलेखों से हमारे को प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्के हैं, सिक्के भी हमारे जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनमें हम इनको शामिल करते हैं। सिक्के एवं मुहरे, प्राचीन समय में राजाओं के द्वारा जो सिक्के ढलवाए गए उन सिक्कों के द्वारा भी हमें हमारे प्राचीन इतिहास को जानने में मदद मिलती है। यदि हम बात करें तो 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसके बारे में हमें सिक्के और मुहरों के द्वारा जानकारी प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलती है। क्योंकि जो मुहरें होती थी, इन मुहरों पर तिथियां अंकित होती थी। इनके पीछे तिथियां अंकित होने की वजह से हमें कालक्रम निर्धारण में भी मदद मिली है। अब हम बात करते हैं कि जो सबसे पुराने सिक्के हैं जो पाए गए हैं, उन प्राचीनतम सिक्कों को हम आहत सिक्के कहते हैं। आहत सिक्के या पंचमार्क, ये 5वीं सदी ईसा पूर्व में 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं, मतलब जो ये इस समय के हैं, लेकिन इनको प्राप्त सबसे पहले किया गया 18वीं सदी में। और इनको प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था कर्नल कोल्डवेल। इनके द्वारा सबसे पहले तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ये प्राचीनतम सिक्के जो हैं आहत सिक्के वहां से प्राप्त हुए। अब हम बात करते हैं कि आहत सिक्के हैं वो ज़्यादातर मतलब क्या है कि या तो मुख्य रूप से चांदी के बने होते थे, और कुछ मात्रा में ये जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं वो तांबे के और कुछ कांसे के भी हमें प्राप्त हुए हैं। अब जैसा कि इनके नाम से ही विदित होता है, आहत यानी चोट पहुंचाकर इन सिक्कों को बनाया
जाता था। मतलब किसी भी धातु को, जिस धातु के ये बनते थे, तो उस धातु को सबसे पहले पिघलाया जाता था और पिघलाने के बाद में उसको सिक्के का रूप दिया जाता था। और जब मेटल, जब धातु है वो सेमी सॉलिड अवस्था में आती थी, तो उसके ऊपर जिस किसी भी जो अंकन जिस पे जो करना होता था उसका ठप्पा उस पे मारा जाता था, यानी उसको आहत, इनकी चोट पहुंचने के कारण ही इनको आहत सिक्के हम इनको कहते हैं। और जो धातु के जो सिक्के बनते थे उन पे हमें चिन्ह और मतलब संकेत इनको जो मिलते हैं वो हमारे पास में पशु पक्षियों के इनके पे मिलते हैं, जैसे मछली, हाथी, हिरण वगैरह, इनके जो चित्र हैं वो हमारे को सांड, घोड़े, इनको हमारे को चित्र इनके ऊपर मिलते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी बात क्या थी कि इनके ऊपर कोई भी लिपि उत्कीर्ण नहीं है, यानी कि इन पे केवल और केवल जो ये चिन्ह, हमारे संकेत, यही इनके ऊपर हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं कि जो इनकी जो पद्धति थी, जो जैसा कि अपन ने अभी बात की कि इनके ठप्पा मारकर यानी आहत करके इनको बनाया जाता था। तो ये जो निर्माण के जो इनकी जो आहत करके जो चोट पहुंचाकर इनके जो बनाने की ये विधि थी, इसी कारण से हमारे मुद्राविदों ने इसको आहत सिक्के इनको नाम दिया है। अब हम बात करते हैं कि जो ये हमारे सिक्कों के बारे में ही हम अन्य कुछ जानकारी करते हैं कि जो सबसे पहले उन सिक्कों की हम बात करते हैं कि जिन पे लिपि उत्कीर्ण थी, यानी कुछ लिखा गया था। तो ये सिक्के किसके द्वारा सबसे पहले हमारे इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में बनाए गए? तो ये हिंद यवन शासकों के द्वारा, यानी जो भारत में शासन करने वाले यूनानी शासक थे उनके द्वारा सबसे पहले हमारे सिक्कों पर लिपि उत्कीर्ण करवाने का कार्य किया गया। अब बात करें कि लेख के साथ तिथियां, मतलब लेख यानी लिपि भी हो और लिखा हुआ हो, उसके साथ तिथियां भी हो, तिथि अंकन भी हो, तो यह कार्य भी सबसे पहले हमारे इतिहास में जो हमें सिक्के प्राप्त होते हैं उनमें हिंद यवन शासक, यानी वही हमारे भारत में शासन करने वाले यूनानी शासकों के द्वारा ही किया गया था। अब बात करें कि सबसे पहले स्वर्ण सिक्के यानी सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो ये हिंद यवन शासक मिनांडर के द्वारा सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। और कुषाण जो शासक, कुषाणों में सबसे पहले विम कंफिशस जो शासक था उसने सोने के सिक्के जारी किए थे। अब ये तो बात हमने की कि हमारे जो सिक्के हैं उनमें सबसे पहले कार्य की बात। अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक यानी मात्रा में अधिकतम, मैक्सिमम की जब हम बात करते हैं तो सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के, यानी ऐसे कौन सा मतलब शासक था या ऐसे कौन से शासनकाल था कि जिसमें सोने के सर्वाधिक यानी अधिक मात्रा में शुद्ध सिक्के बनाए गए? तो वो हमारे पास में है कुषाण, यानी कुषाणों का कनिष्क शासक था, उसके द्वारा सबसे सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। अब यहाँ बात हमने की है शुद्ध सिक्कों की, यहाँ हमें थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं शुद्ध सोने के शुद्ध सिक्कों की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, यहाँ जो बात की जा रही है वो की मात्रा में यानी क्वांटिटी में अधिक सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए? तो वह है हमारे पास में गुप्त काल, यानी गुप्ता पीरियड के अंदर हमारे सोने के सिक्के थे, वो मात्रा में सर्वाधिक हमारे जारी किए गए थे प्राचीन भारत में। और इसी प्रकार जब हम बात करें कि ताम्र सिक्के यानी कॉपर के जो कॉइन हैं वो कुषाण शासकों के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में जारी किए गए थे। और जो शीशे के सिक्के जो एकमात्र शासनकाल का शासक थे वो सर्वाधिक शीशे के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए? सातवाहन शासकों के द्वारा। और यही ऐसे थे कि जिनके द्वारा एकमात्र शासक थे जो उन्होंने शीशे के सिक्के भी हमारे पास चलाए। और अगर अब हम बात करें कि सर्वाधिक सिक्के सभी मिला करके, जैसे कि हम बात हमारे जो प्राचीन समय में सिक्के किन किन के बनते थे,
सोने के बनते थे, चांदी के बनते थे, तांबे के थे और शीशे के थे। अब हम सर्वाधिक सभी को मिलाकर जो बात करें कि सिक्के सर्वाधिक किसके द्वारा जारी किए गए, तो वो मौर्योत्तर काल यानी मौर्य शासन के बाद 185 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक का जो पीरियड है वो हमारे पास मौर्योत्तर काल होता है। तो इस मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्के, जिसमें सभी प्रकार के सिक्के, चांदी, सोना और तांबे और शीशे के जो सिक्के हैं वो सभी आ जाते हैं जब हम बात करते हैं। तो ये मौर्योत्तर काल में जारी हुए थे। अब हम बात करें कि जो सिक्के हैं, सिक्कों के द्वारा ही हमारे को इतिहास निर्धारण में, इतिहास को जानने में मदद मिलती है। तो हम बात करें समुद्रगुप्त गुप्त शासन काल का महान पराक्रमी जो शासक था समुद्रगुप्त, तो उसके द्वारा भी सिक्के चलाए गए थे। तो उसके जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं उन सिक्कों पर हमें यूप, अश्वमेध यज्ञ और वीणा वादन करते हुए हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमें सिक्कों से जानकारियाँ मिलती है। तो उसके द्वारा जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, समुद्रगुप्त के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन पे उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो इससे हमें यह ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त एक संगीत प्रिय शासक था और उसे वीणा बजाने का शौक था, वह वीणा बजाने में दक्ष था। और इससे हमें यह भी जानकारी मिलती है कि प्राचीन समय में यानी जो हमारा सबसे प्राचीनतम जो संगीत वाद्य यंत्र है वह भी वीणा था। तो इस प्रकार जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं जिनमें हम सिक्के और मोहरों को देते हैं, तो इनके द्वारा भी हमारे को इतिहास काल निर्धारण में और इतिहास के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है। इस प्रकार पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के और मोहरें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसी प्रकार जो मूर्तियां हैं इनको भी हम पुरातात्विक स्रोतों में ही शामिल करते हैं और मूर्तियों से हमारे को तत्कालीन समय की जो आध्यात्मिकता और धर्मनिष्ठा है उसके बारे में हमारे को जानकारी मिलती है। जो मूर्ति कला थी यानी जो मूर्तियां जो विकसित हुई है इनसे हमारे को आध्यात्मिकता और धर्मनिष्ठा के साथ साथ में हमारे को तत्कालीन समय के साधारण जनजीवन की जानकारी भी हमारे को मिलती है। अब हम बात करें तो जो मूर्ति कला का विकास हमारे भारत में होता है, प्राचीन भारत में, वह सबसे पहले कुषाण काल में ही प्रारंभ होता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में मूर्ति कला का विकास होता है। अब जैसा कि ये कुषाण काल की जो मूर्तियां थी उन पे हमारे को विदेशी प्रभाव भी देखने को मिलता है। साथ में ही जो ये भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती जो स्थल है यहाँ से जो मूर्ति कला जो विकसित हुई उनकी जो मूर्तियां हमें प्राप्त होती है उनसे हमारे को जनसाधारण के जीवन की झलक देखने को मिलती है। अब हम बात करें कि हमारे इतिहास में, भारतीय इतिहास में सबसे पहले मानव रूप में किसकी मूर्ति को बनी थी, तो हमारे भारतीय इतिहास में सबसे पहले मानव रूप में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हुई थी। और ये जो इससे पहले भारतीय इतिहास में किसी भी देवता या मानव रूप में उनकी मानव आकृति में बनाकर पूजा नहीं होती थी। और जो ये बुद्ध की जो मूर्तियां बनी है वो दो शैलियों में विशेष रूप से बनती थी। एक थी गांधार शैली, दूसरी मथुरा शैली। जो गांधार शैली है ये पूर्ण रूप से गांधार शैली है, इस पे हमारे को विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है, यानी ये यूनान और रोम से प्रभावित थी। दूसरी जो शैली है मथुरा शैली वह पूर्ण रूप से स्वदेशी थी। अब बात करते हैं इन दोनों शैलियों में मूलभूत अंतर क्या था। जो गांधार शैली है, गांधार शैली में जो बुद्ध बनते थे वह काले रंग के बनते थे और उनमें जो बुद्ध की वो मूर्ति है उसमें हमारे को उनकी आंखें सामान्य से बड़ी यानी मछली के आकार की उनकी आंखें हैं और कान भी साधारण से बड़े यानी गर्दन तक आते हुए दिखते हैं। और जो दूसरी तरफ जो हमारी शैली थी मथुरा शैली, मथुरा शैली में जो बुद्ध की मूर्तियां बनती थी वह सफेद या रंगीन बनती थी, सफेद और रंगीन बनती थी। और उसमें जो बुद्ध की मूर्तियां बनी है वह उनकी जो आंखें हैं सामान्य उनकी आंखें हैं और सामान्य ही उनके कान हैं। तो ये हमारे पास में बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण की दो शैलियां थी। इस प्रकार पुरातात्विक स्रोतों में भी हम शामिल कर सकते हैं मोहरों को,
और दूसरा हमारे पास में हम एक और ले सकते हैं चित्रकला, इनको भी हम पुरातात्विक स्रोतों में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जो मोहरें हैं, जो अवशेषों से हमें प्राप्त मोहरें हुई है, उनसे हमको प्राचीन भारत के इतिहास के लेखन में बहुत मदद मिलती है। और मोहरों से ही हमारे को व्यापारिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की हमारे को कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। यदि हम बात करें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाल्ट से जो हमारे को कांचली मिट्टी की बनी हुई जो मोहरें प्राप्त हुई है, उन पे कुछ धार्मिक चिन्ह या प्रतीक बने हुए थे। तो उससे हमें तत्कालीन समय, यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधुकालीन सभ्यता थी, उस सिंधु सभ्यता थी, उसके बारे में हमारे को, उसके धार्मिक अवस्थितियों के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जो चित्रकला है, चित्रकला का विकास भी प्राचीन समय में हुआ, तो उससे हमें अजंता के जो चित्र हैं, उनसे हमारे को वहाँ के मनोभावों के, तत्कालीन लोगों के जो मनोभाव थे, उनको जानने की, या उनके चित्रों की जो उनके जो मनोभाव थे, उनकी सुंदर झलक हमारे को देखने को मिलती है। वहाँ से प्राप्त जो माता और शिशु का चित्र है, मरणासन राजकुमारी का चित्र है, वो एक उन्नत अवस्था में थे। और उससे हमें, क्योंकि गुप्त काल में बने थे, तो हमें मालूम है कि इनसे की जो गुप्त काल की जो कलात्मक उन्नति थी, उसका स्वरूप क्या था, वो पूर्ण विकसित हुई, किस प्रकार उनका विकास था, उसके बारे में भी हमारे को जानकारी मिलती है। इस प्रकार हमने पुरातात्विक स्रोत पढ़े। यदि आज के व्याख्यान को हम कंक्लूड करें और निष्कर्षतः हम देख सकते हैं कि हमने प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों को हमने दो भागों में विभाजित किया। सबसे पहले हमारे पास में थे लिटरेरी सोर्सेज, यानी साहित्यिक स्रोत। दूसरे हमारे पास में थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी पुरातात्विक स्रोत। इनको हमने विभाजित, जो साहित्यिक स्रोत थे, इनको हमने तीन भागों में बांटकर इनका अध्ययन किया था। सबसे पहले धार्मिक स्रोत, उसके बाद में हमने लिए गैर धार्मिक स्रोत, और तीसरे थे हमारे पास विदेशी यात्रियों का विवरण। इसी प्रकार जो आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्रोत थे, उनको भी हमने अलग अलग बांटकर उनके अध्ययन किया। सबसे पहले हमने लिया अवशेष यानी फॉसिल्स, उसके बाद में हमने लिए अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस और स्मारक और भवन, साथ में ही हमने मूर्तियां और जो मुहरें हैं, इसके अलावा चित्रकला। तो ये हमारे क्या थे, पुरातात्विक स्रोत थे। इस प्रकार जो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, वो दो प्रकार के थे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो इस प्रकार मित्रों, जो आज का जो ये अपना व्याख्यान है, अब मैं यहीं पे पूर्ण होता है। और जो आगे का जो हमारा व्याख्यान होगा, उसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित ही अगला टॉपिक लेकर आएंगे और उसको हम आगे अध्ययन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। पुरातात्विक स्रोतों में ही हम शामिल करते हैं स्मारक और भवनों को। हमारे जो प्राचीन समय की जानकारी है, वह हमें स्मारक और भवनों से प्राप्त होती है। स्मारक और भवनों में हम मंदिर हैं और महल हैं, इनको हम ले सकते हैं, यही इसमें आते हैं। अब प्राचीन काल में हमारे देश में मंदिरों का निर्माण बहुत भारी संख्या में हुआ, और उनके जो अवशेष हैं और जो पूरे भारत में उनके हमें मिलते हैं, तो इससे भी हमारे को इतिहास के निर्धारण में हमारे को और तत्कालीन समय की पूरी व्यवस्थाओं को जानने में हमारे को मदद मिलती है। मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं, तो ये जो स्मारक और भवन हैं, इनसे हमारे को, जो मंदिर हैं, इनसे हमारे को आध्यात्मिकता और धर्मनिष्ठा, क्योंकि उनका आध्यात्मिकता के प्रति क्या विचार था और वो धर्म में किस प्रकार की उनकी निष्ठा थी, वो किस धर्म का पालन करते थे, तो वो जानकारी हमारे को उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों से हमें प्राप्त होती है। अब जैसे कि हम बात करें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो भवन हमारे को प्राप्त हुए हैं, उन भवनों के द्वारा ही हमें सिंधु सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, क्योंकि वहाँ से जो प्राप्त हुए हैं भवन, हमारे को स्नानागार या बड़े भवन, जो अन्नागार जो प्राप्त हुए हैं, उनके द्वारा हम सिंधु सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी हमारे को इनके द्वारा स्मारक और भवनों से मिलती है। यानी कि जो सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिलने का जो सोर्स है, उसमें एक स्मारक और भवन भी हम लेते हैं। इसी प्रकार जो वास्तुकला विकास के बारे में, क्योंकि हम बात करते हैं कि उस समय के
जो महल और मंदिर जो बनते थे उनका जो विकास, जो वास्तुकला का विकास जो उनके निर्माण में हमें दिखता है, उससे हमें ये मालूम चलता है कि उस समय की वास्तुकला कैसी थी, वहाँ की मंदिर निर्माण की शैली कैसी थी, और भवन और महल कैसे बनते थे। और इन इससे ही हमारे प्राचीन, इसके द्वारा ही हमारे को प्राचीन काल में जो वास्तुकला का विकास हुआ उस पे हमें प्रकाश मिलता है, उसके बारे में हमारे को जानकारी मिलती है। जैसे कि उस समय में, प्राचीन समय में जो मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ थी वो मुख्य रूप से दो शैलियाँ थी। वो उत्तर भारत में जो शैली थी उसे हम कहते हैं नागर शैली। जो उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत के नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर बनते थे वो मुख्य रूप से नागर शैली में बनते थे। इसी प्रकार जो दक्षिण भारत के मंदिर जो थे साउथ इंडिया में, उनकी शैली थी द्रविड़ शैली। तो ये प्राचीन समय में मंदिर निर्माण की मुख्य दो शैलियाँ थी। और हम बात करें कि जो सबसे पहला मंदिर जो हमें देखने को मिलता है वह हमारे को मिलता है दशावतार का मंदिर। दशावतार मंदिर जो उत्तर प्रदेश के झांसी में जो है, इसके द्वारा हमारे को देवगढ़ में, जो यूपी के देवगढ़ में स्थित जो मंदिर है झांसी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो इसके द्वारा हमारे को सबसे पहला मंदिर, इसे हम कहते हैं कि जो हमारे मंदिर जो बना था सबसे पहला मंदिर वह था दशावतार मंदिर, यूपी देवगढ़ के अंदर था। और यह मतलब गुप्त काल में बना था। तो इससे ये गुप्त काल में बना था, गुप्ता पीरियड में, गुप्त एरा में हम कह सकते हैं, गुप्त काल में बना था। यानी 390 ईस्वी से लेके ये हम इसको 500 तक बता सकते हैं, 550 तक का हम दे सकते हैं इसको। गुप्ता पीरियड था, इसमें दशावतार मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ये मंदिर की जो शैलियाँ होती थी उनसे भी हमें ये जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जब बात स्मारक और भवनों में हम कर रहे हैं तो पाटलिपुत्र की जो खुदाई हुई, तो पाटलिपुत्र की खुदाई से जो वहाँ से ध्वंसावशेष जो प्राप्त हुए हमारे को, उनसे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके जो अवशेष मिले हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जो कौशाम्बी की खुदाई हुई, तो कौशाम्बी की खुदाई में वहाँ से जो हमें उदयन का जो राजप्रसाद मिला है, उससे हमारे को इतिहास, उस समय के इतिहास की पूरी जानकारी और निर्माण की शैली, मंदिरों की या स्मारक भवन जो बनते थे उनकी जानकारी हमारे को कौशाम्बी की खुदाई में प्राप्त हुए उदयन राजप्रसाद से मिलती है। इसी प्रकार हमारे पास में घोषित राम विहार है, उससे हमारे को तत्कालीन समय के धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में हमारे को जानकारी मिलती है। और इसके अतिरिक्त हम स्मारक और भवनों में चैत्य, विहार, मठ और स्तूप, जो सभी क्या है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तो इनके निर्माण से भी हमारे को इतिहास निर्धारण में और हमारे को इतिहास के बारे में जानकारी हमारे को मिलती है। तो ये हमारे पास में स्मारक और भवन हुए, जो क्या हम शामिल करते हैं पुरातात्विक स्त्रोतों में। इस प्रकार जो पुरातात्विक स्त्रोत हैं उनमें स्मारक और भवन हैं, और इनके द्वारा हमारे को प्राचीन समय के इतिहास को जानने में बहुत ही सहायता मिलती है।